हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम्स में। आज सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से रेलवे, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, टीईटी, यूपी टेट, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं उनसे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान का टॉपिक बीमारियां लेके आए हैं। बड़ा टॉपिक है क्योंकि कवरेज इसका ज़्यादा है, एग्जाम में आता भी ज़्यादा है और कई तरीकों से आता है। तो इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्वेश्चन इसमें आएगा कैसे। टॉपिक पढ़ना देखिए अलग की बात, हम टॉपिक पूरा आपको क्लियर कर देंगे, थोड़ा बड़ा भले बन जाएगा लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। कहीं कोई समस्या हो वीडियो को वहीं पॉज करिए, कॉपी पेन निकालिए, आराम से नोट करिए, देखिए, फिर आगे बढ़िए। तब भी समस्या का समाधान ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें आप टारगेट टाइम्स के नाम से, उसमें भी अपने आप कोई बात कह सकते हैं, या फिर जो नीचे मोबाइल नंबर्स दिए हैं उनमें भी शंका समाधान कर सकते हैं आप लोग। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप फोन करें, फोन ना उठे तो कोई बात नहीं, बैक कॉल की जाएगी। अगर हम लोग व्यस्त होंगे तो बाद में बैक कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है आपको सब मालूम है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं बीमारियां की। पहले तो एक छोटा सा चार्ट बना के रखा है हमने, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस टॉपिक में बताना क्या क्या है, इस टॉपिक में 5 मेन चीजें आपको बतानी जिनको ज्यादा एक्सप्लेन करना है। वैसे तो कायदे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीजें हैं, लेकिन वो हो सकता है आपके एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट ना हो, इतना रेलिवेंट ना हो। तो जो रेलिवेंट पार्ट है वो हमने यहाँ 5 लिखे हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जेनेटिक डिजीज और फंगल डिजीज या कवक से होने वाली बीमारियां, उनके विषय पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बीमारियां 2 तरह की होती है, बाय बर्थ और एक्वायर्ड। बाय बर्थ का मतलब है ऐसी बीमारियां जो बच्चे में जन्म से ही होंगी। अब जन्म से ही होंगे, कभी कभी लोग सोचते हैं जन्म से ही है तो उनको हम जेनेटिक बोले, लेकिन जेनेटिक नहीं है, वो यहां पर है। और वो जेनेटिक और इनमें अंतर क्या है यहां पे हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल क्या करना है, बाय बर्थ को समझना है। बाय बर्थ का मतलब बच्चे में जन्म से ही हो, भले उनके माता पिता में वो बीमारियां ना हो, उनके माता पिता में वो बीमारियां ना हो, लेकिन बच्चे में जन्म से हो सकती हैं। कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई मेंटली या फिजिकल चोट लग सकती है जिसके विषय में जिसकी वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाय बर्थ। हो सकता है माता के बच्चे के जन्म के समय माँ की कोई चोट लग जाए, मानसिक आघात हो जाए, कोई शारीरिक आघात हो जाए, दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट हो जाए जिसकी वजह से उसके अंदर, बच्चे के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जो माता पिता के ना हो। देखिए समझिएगा इस बात को, इन दोनों में अंतर क्या है। जेनेटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो माता पिता से बच्चों में आ रही है, ये हो गया क्या जेनेटिक। लेकिन बाय बर्थ में ऐसा नहीं है। बाय बर्थ का मतलब है माता पिता के अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी अज्ञात कारण की वजह से, किसी दवाई के जो साइड इफेक्ट होता है उसकी वजह से, या कोई और किसी कंडीशन की वजह से बच्चों में बीमारी हो जाए, उसे बोलते हैं बाय बर्थ। दूसरी बीमारी एक्वायर्ड, उपार्जित। उपार्जित का मतलब बच्चे में जन्म से तो नहीं है, लेकिन जन्म के बाद बच्चे के अंदर किसी तरह से बीमारी हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड, उपार्जित। ये 2 तरह की होती हैं, इन नॉन इन्फेक्शनल या नॉन कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शनल या नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शनल को हिंदी में असंक्रामक बोलते हैं और कम्युनिकेबल को असंचरणीय बोलते हैं। असंक्रामक, असंचरणीय का मतलब ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जानवर से दूसरे व्यक्ति में, एक जानवर से दूसरे जानवर में, एक पक्षी से दूसरे व्यक्ति में ना जा पाए, ऐसी बीमारियां क्या होंगी, नॉन इन्फेक्शनल या नॉन कम्युनिकेबल। और ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाएं, या एक व्यक्ति से दूसरे जानवर में चली जाएं, या एक जानवर से दूसरे व्यक्ति में चली जाएं, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, संक्रामक बीमारियां। आज का जो दौर है इसमें आपने देखा होगा खूब एक शब्द आ रहा है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस क्या है, ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है फिलहाल, इसलिए तो कहा गया था लॉकडाउन करो। तो अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है मतलब ये बीमारी कैसी हो गई, इन्फेक्शनल या कम्युनिकेबल। और जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाए उन्हें बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है भाई। चलिए
नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां कौन कौन सी हैं, कितने तरह की हैं, उन पे डालते निगाह। कम्युनिकेबल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैंसर। कैंसर कैंसर क्या है? कैंसर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं में अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए। भाई देखिए, हम लोग जब जन्म हुआ था हमारा, तब तो हम छोटे थे। कोशिकाएं धीमे धीमे एक निश्चित रेट पर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हम बड़े हुए। लेकिन ये कोशिकाएं अनकंट्रोल हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगे, तो वो जो समस्या होगी उसको बोलेंगे कैंसर। अब जैसे पानी की टंकी है, पानी इसमें आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पानी की टंकी की एक कोई कैपेसिटी तो होगी कि भाई अब ये भर गया है। तो जब भर जाएगा तो क्या होगा? पानी लीक करने लगेगा। इसी तरह जो कैंसर होता है उनमें भी कोशिकाओं की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। ये स्थिति शरीर के लिए अच्छी नहीं है। कैंसर की संभावना, एक मेरा वीडियो और पड़ा होगा, अभी देखेंगे आप लोग वीडियो अंगों वाला, उसमें ये बात कही है कि कैंसर की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है। तो फिर से हम बता दें, यहां भी बता ही दें, कैंसर की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है ब्लड में। ब्लड में भी किसमें? WBC में। तो उसका पूरा ब्लड में आप देखिएगा। और सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है लीवर और ब्रेन में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैंसर की सबसे कम पॉसिबिलिटीज किसमें है? तो सबसे कम पॉसिबिलिटीज है लीवर और ब्रेन में, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है? ब्लड में। अगला पॉइंट है एलर्जी। एलर्जी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, देखिए हम लोग सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील है। हमें सर्दी का एहसास, गर्मी, दुख, सुख, इन चीजों का एहसास होता है। लेकिन कभी एहसास बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे बोलेंगे एलर्जी। अब जैसे बस में हम जा रहे हैं, बस में गर्मी लग रही, सबको लग रही है, ये संवेदनशीलता हो गई। लेकिन जब इसमें अति संवेदनशीलता जुड़ जाएगी तो जो बस में बैठा होगा उसको वोमिटिंग होने लगी होगी। आपने देखा होगा कुछ लोग बस में बैठते हैं, वोमिटिंग करने लगते हैं। तो किसी चीज के प्रति अति संवेदनशीलता को बोलेंगे क्या? एलर्जी। और संवेदनशीलता तो सब में होती है। एलर्जी जो होती है किसी नाम, सुगंध, रस, स्वाद, किसी भी चीज की हो सकती है। किसी दूध से एलर्जी है, किसी को किसी स्पेशल चीज की महक से एलर्जी है, किसी नाम से एलर्जी है, या बस में बैठने से एलर्जी, या कोई चीज की एलर्जी है। और तो एलर्जी का मतलब क्या हो गया? अति संवेदनशीलता। तीसरा क्या? अपहासित। अपहासित क्या होता है? अगर हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनमें उनकी क्षमता में कहीं से कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं अपहासित। मान लीजिए पेस मेकर, आपने नाम सुना होगा, पेस मेकर हार्ट में लगता है। तो हार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा तो हमने क्या लगवाया? पेस मेकर। तो ये जो पेस मेकर लगा, मतलब ये बीमारी कैसी हो गई? अपहासित। आपने सुना होगा किडनी में डायलिसिस शब्द सुना होगा, डायलिसिस। तो डायलिसिस क्यों होता है? क्योंकि किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। तो अगर किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही मतलब डायलिसिस होगा। तो ये डायलिसिस जो बीमारी है ये कौन सी हो जाएगी? अपहासित, यानी हमारे किसी तरह के जो अंग हैं उनकी कार्य क्षमता में कमी। अब आते हैं हीन जन्यता। हीन जन्यता का मतलब क्या है? लेक ऑफ न्यूट्रिएंट। लेक ऑफ न्यूट्रिएंट यानी हमारी बॉडी में अगर किसी तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इनकी कोई कमी हो जाए और उस कमी की वजह से कोई बीमारी हो तो उसे बोलेंगे हीनजन्यता। अब मान लीजिए किसी के अंदर प्रोटीन की कमी है, तो आपने सुना होगा प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है क्वाशरकोर मेरेस्मस। तो इसका मतलब ये हीनजन्यता है। किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है, रेटिनॉल, विटामिन ए का मतलब हो गया आपका रेटिनॉल, तो उसका रासायनिक नाम हो गया। तो विटामिन ए का मतलब हो गया आपका नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन बी है बेरी, विटामिन सी है स्कर्वी, डी है रिकेट्स। इन विटामिन की कमी से जो बीमारियां हो रही हैं, प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां हो रही हैं, उनको बोलेंगे हम लोग हीनजन्यता। फिर एक भैया फंक्शनल डिजीज। फंक्शनल डिजीज यानी कार्यात्मक डिजीज। ये क्या होती हैं? हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स, उन हार्मोन्स की कमी की वजह से अगर हमें कोई बीमारी है तो उसको बोलेंगे कार्यात्मक। फिर एक हमने लिखा है सामाजिक। सामाजिक बीमारियां भी हैं। शराब पीना, मसाला खाना, जोर जोर से बोलना, मोबाइल पर तेज तेज बात करना,
है ना, ये सारी भी सामाजिक बीमारियों के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कोई व्यक्ति मसाला खा के सड़क पर थूक रहा है, जहां 4-5 लोग बैठे बात कर रहे हैं वहीं हमने थूक दिया, पान खा के थूक दिया, या हम सिगरेट नहीं पी रहे, कोई मेरे बगल में खड़ा होकर पी रहा है, उसका जो दुष्प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, इन बीमारियों को बोलते हैं सोशल डिजीज। और एक और बीमारी है जेनेटिक, इसके विषय में अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी इसको रफ करेंगे, फिर इसकी ट्रिक बताएंगे। बस हम इतना बता दें, जेनेटिक बीमारियों का मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में आती हैं। कभी कभी पिता से बच्चों में आती हैं, कभी कभी माता से बच्चों में आती हैं। जेनेटिक बीमारियां कई सारी है, लेकिन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पूरी हम ट्रिक बताएंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं संक्रामक, इन्फेक्शनल डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे जानवर में, एक जानवर से दूसरे व्यक्ति में, एक पक्षी से दूसरे व्यक्ति या जानवर में पहुंच जाए तो इन्हें बोलते हैं संक्रामक बीमारियां। ये वायरस से हो सकती हैं, बैक्टीरिया से हो सकती हैं, प्रोटोजोआ से हो सकती हैं, कवक से हो सकती हैं, कवक यानी फंजाई से हो सकती हैं, कई तरीकों से होती है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, जेनेटिक बीमारियों की, ट्रिक की। ठीक है, तो जेनेटिक बीमारियों के विषय में समझते हैं, करते हैं। तो हमने कहा था 5 चीजें मेन बतानी है जेनेटिक बीमारियां, वायरस वाली, बैक्टीरिया वाली, फंगल वाली और प्रोटोजोआ वाली। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिक से। पहली ट्रिक है जेनेटिक बीमारियों की। देखिए एक चीज समझिएगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो कई वीडियो देख चुके होंगे, कई दिनों से सब चीजें कर रहे होंगे, लेकिन आपको एक गारंटी देते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जितनी भी हैं उनमें अधिकतर ट्रिकें आपने देखी नहीं होंगी, सारी मौलिक हैं, खुद की बनी हुई हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहली ट्रिक है जेनेटिक बीमारियों की, आपके सामने है, पहले आप इसको देख लीजिए। वहीं अन्नू को क्लियर डांट पड़ी थी, वहीं अन्नू को क्लियर डांट पड़ी थी। मेरी ट्रिक की एक खास बात और है, मैं जितनी भी ट्रिकें बनाते हैं हम सब में वो ट्रिक है किसकी, इसको भी शामिल करते हैं, कि ऐसा ना हो ट्रिक तो आपको याद है लेकिन आप यही भूल जाओ ये ट्रिक है काहे की। ठीक है ना, देखना, वहीं अन्नू को क्लियर डांट पड़ी, वा से यहां पे है वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, अन्नू का मतलब आनुवंशिक। देखिए हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि आनुवंशिक बीमारियों की ट्रिक, तो ये हमने इसमें शामिल कर लिया। वहीं अन्नू को क्लियर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डा से डांट में, डा से डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन ब्यूकुफी या मंगोलियन आइडियोसी बोलते हैं। ठीक है, टा से है टर्नर सिंड्रोम, पा से पटाऊ सिंड्रोम, थी सी थैलेसीमिया। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है वर्णांधता। वैसे एग्जाम में ये दोनों ज्यादा आते हैं और आजकल ये भी ज्यादा आने लगा है, तो 3 ज्यादा आते हैं। 3 ज्यादा आते का मतलब ये कतई नहीं कि आप बाकी ना पढ़ें। ठीक है ना, चलिए, तो वा से क्या, वर्णांधता मीन्स कलर ब्लाइंडनेस, इसको लाल हरा अंधापन, लाल हरा अंधापन या प्रोटॉन दोष या डाल्टनिज्म, कई नाम है इसके। वर्णांधता, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, प्रोटॉन दोष, डाल्टनिज्म, लाल हरा अंधापन, ये सारे इसी के नाम हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को ग्रीन और रेड कलर की पहचान नहीं होती है। ऐसा एक जेनेटिक जो बॉडी में जीन्स है उनकी वजह से होता है। ऐसे व्यक्तियों को मिलिट्री फोर्सेस में, पैरा मिलिट्री फोर्स में, पुलिस में, रेलवे में, परिवहन में, इंडियन एयरलाइंस में शामिल नहीं किया जा सकता है। और ये बीमारी अधिकतर पुरुषों से, महिलाओं से, उनके बच्चों में जब आती है तो लड़कों में ज्यादा होती है, लड़कियों में ना के बराबर। लड़कियां इसकी वाहक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़की की कभी नहीं हो सकती। वो तो मेरा, आप जब इसका स्पेशली केवल जेनेटिक बीमारियों का वो देखिएगा वीडियो, तो उसमें बाकायदा बताया गया कि क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कोई लड़की के अंदर ये बीमारी हो, तो हो सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए 95% महिलाएं या लड़कियां इसकी कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं, यानी वो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। स्वयं उनके अंदर ये बीमारी नहीं होती, लेकिन ऐसी कंडीशन 95%। ठीक है,
एक मिलती जुलती बीमारी और है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, व्यक्ति के चोट लग जाए, वैसे नॉर्मली किसी व्यक्ति के चोट लग जाए तो आधे मिनट से लेकर 3-4 मिनट में चोट के अकॉर्डिंग खून रुक जाता है। ज्यादा चोट है तो को 5 मिनट लग जाए, कम चोट है तो 4 मिनट लग जाए, लेकिन 5-6 मिनट में खून रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति के चोट लगने पर 24 घंटे तक खून नहीं रुकता है। ऐसे व्यक्तियों को भी मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, होमगार्ड, रेलवे, परिवहन और आपका एयर इंडिया, इनमें शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। रॉयल डिजीज, रॉयल माने शाही, डिजीज बीमारी। क्यों? क्योंकि माना जाता है इस बीमारी का प्रारंभ इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया से हुआ था। अब देखो, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। कई बार आता है कि राजाओं वाली बीमारी किसे बोलते हैं, राजाओं वाली बीमारी किसे बोलते हैं, रॉयल डिजीज। देखिए, ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका, पुलिस में आ चुका, लेखपाल में आ चुका, और जो लोग टीईटी देते हैं, टीईटी में तो ये खूब बार आता है कि रॉयल डिजीज क्या है, शाही बीमारी क्या है। तो रॉयल डिजीज यही है, और ये क्या है, खून न रुकने की एक बीमारी है। और ये क्या था, ये 2 स्पेशल रंग ग्रीन और रेड को ना पहचानने की बीमारी है। क्लियर हो गई बात? चलिए देखिए, एक एक चीज क्लियर करते चलना है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत हो। अब चूंकि ये लाइव नहीं चल रहा है कि हमसे आप कुछ पूछ सके, लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को लिखिएगा जरूर, और अच्छा लगे तो ये भी लिखिएगा, हाँ ठीक लगा, सही लगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चलिए, आनुवंशिक जेनेटिक बीमारियां, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो, सिंड्रोम क्या होता है, इसको हल्का फुल्का हम समझा रहे हैं। हमारी बॉडी में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सॉरी 46 जोड़ी नहीं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो 23 जोड़ी का मतलब यहाँ पे 46 से है। जो गुणसूत्र होते हैं, अगर उन गुणसूत्र में यानी जीन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उससे संबंधित बीमारी को हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर्स, डाउन, टर्नर और पटाउ सिंड्रोम। सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। बहुत ब्रीफ में आपको हल्का हल्का बताएंगे, क्योंकि आपको केवल इतना ही जानकारी रखनी है। दूसरी चीज, ये जो नाम लिखा है क्लाइनफेल्टर्स, ये नाम लिखा है डाउन, ये नाम लिखा है टर्नर, ये नाम लिखा है पटाउ, ये कहां से आए? ध्यान रखिएगा, इन सिंड्रोमों को जिन्होंने खोजा, जिन्होंने इनकी खोज करी है, उन्हीं के नाम है। यानी मिस्टर क्लाइनफेल्टर्स ने ये सिंड्रोम खोजा था, मिस्टर डाउन ने ये सिंड्रोम खोजा है, मिस्टर टर्नर ने ये सिंड्रोम खोजा था, और मिस्टर पटाउ ने ये सिंड्रोम खोजा था। तो जिन्होंने जो सिंड्रोम खोजा अपने नाम से ही कर दिया। क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर 46 के बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं। 46 के बजाय 47, एक चीज 46 के बजाय 47, और यहां भी 46 की बजाय 47। ध्यान रखना, यहां भी 47, यहां भी 47। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि इसे 47XXY कहते हैं। कोई भी सिंड्रोम 2 की बजाय, देखिए 2 की बजाय कितने हो गए? 3। तो 23 दूनी 46 होने थे, तो 23 दूनी 46 तो हुए, एक और बढ़ गया, कितना हो गया? 47। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में पर्टिकुलर एक ये जो 21वां जोड़ा है, स्पेशली 21वां जोड़ा, वो 2 की बजाय होता है 3। यानी यहां पर कोई भी हो सकता है 2 की बजाय 3, और डाउन सिंड्रोम में 21वां जो जोड़ा होता है वो 2 की बजाय होता है 3। यानी 21वें जोड़े की ट्राइसोमी के कारण, इसीलिए इस सिंड्रोम को ट्राइसोमी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, दोनों 47 हैं, लेकिन ये कोई भी 2 की बजाय 3 होगा, और ये पर्टिकुलर जो 21वां जोड़ा होगा वो 21वां जोड़े में 2 की बजाय हो जाएंगे कितने? 3। ठीक, इसे मंगोलियन बेवकूफी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उसका जो चेहरा होता है मंगोलों की तरह हो जाता है, गोल सा चेहरा हो जाएगा, जीभ बाहर निकली रहेगी, आंखें उभरी हुई होंगी, अल्प बुद्धि होगा, IQ 50 से भी कम चला जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमारे जनन अंग हैं, वो अल्प विकसित होंगे, ना विकसित होंगे, और बहुत जल्दी उन बच्चों की मौत भी हो जाती है, ज्यादा एज नहीं होती उनकी। ठीक है, इसी तरह एक सिंड्रोम है आपका पटाउ सिंड्रोम। ये सारे जो सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर्स, डाउन सिंड्रोम, टर्नर और पटाउ, ये सभी गुणसूत्रों में गड़बड़ी की वजह से हैं।
अब जैसे टर्नर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है 46 की बजाय एक कम हो गया, इन दोनों में तो एक एक बढ़ रहा था, यहां क्या हो गया एक कम हो गया, इसीलिए इसको 45x या 45-0 बोलते हैं। ये 450 नहीं लिखा है, ये 45-0 लिखा हुआ है, यानी 46 की बजाय कितने हो गए 45। ठीक है, तो सिंड्रोम का मतलब आप समझ जाइएगा ऐसी बीमारियां जो गुणसूत्रों की गड़बड़ी से संबंधित होती हैं, और खोजकर्ता इनके कौन है, जिन के नाम से इनका नाम दिया गया है। एक और बीमारी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आती है। आप ऐसे समझिएगा कि ब्लड में जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, ब्लड में जो आनुवंशिक व्यतिक्रम है जब वो बिगड़ जाता है तो ये बीमारी होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ब्लड की कमी हमेशा बनी रहती है। तो थैलेसीमिया बड़ी घातक बीमारी है, यानी पूरे जीवन भर व्यक्ति को ब्लड की कमी बनी रहेगी, क्योंकि ब्लड बनाने वाले जो जीन्स है वही गड़बड़ हो जाएंगे। भाई जब फैक्ट्री गड़बड़ हो गई, मशीन गड़बड़ हो गई, तो प्रोडक्ट कभी सही थोड़ी आएंगे। तो ये भी एक तरह की बीमारी है, लेकिन ये खतरनाक बीमारी है। तो जल्दी से एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे लाल हरे रंग में पहचान नहीं होगी, यहाँ पे खून नहीं जमेगा, दोनों में ही पुरुषों के अंदर बीमारी होगी, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं 5%, लेकिन महिलाएं ऐसी होंगी जिनके अंदर ये बीमारी हो सकती है। थैलेसीमिया बीमारी जो है ये ब्लड से संबंधित है, व्यतिक्रम गड़बड़ हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की बॉडी में हमेशा ब्लड की कमी रहती है। और जितने सिंड्रोम है इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित चीजें हैं, जीनी गड़बड़ी की वजह से हैं। इनके जो पहले नाम हैं वो सभी इनके खोजकर्ता हैं। इन दोनों में 47 होते हैं, इन दोनों में 45 होते हैं। इन दोनों के 47 में अंतर ये है कि ये कहीं भी 2 की बजाय 3 होगा, लेकिन ये स्पेशली पर्टिकुलर 21वां जोड़ा जो है वो 2 की जगह 3 हो जाएगा, 21वें जोड़े की ट्राइसोमी हो जाएगी, इसीलिए इसे ट्राइसोमी सिंड्रोम या मंगोलियन बेवकूफी सिंड्रोम या मंगोलियन आइडियोसिस सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक बीमारी है? इन 3 में से कोई एक दे दिया जाए और एक कोई और बीमारी दे दी जाए और कह दे कौन बीमारी नहीं है, आपको पहचानना पड़ेगा। या कह दे कौन जीन से संबंधित बीमारी है, जीन से। अब 3 बीमारियां कोई दे दे, एक इनमें से उठा दे, तो आपको याद रखना जितनी सिंड्रोम वाली हैं वो जीन्स वाली है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए जेनेटिक की बात। अब एक एक करके आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, चलिए फिर से शुरू करते हैं वहीं से। तो हम लोगों ने पढ़नी है आनुवंशिक बीमारियां पढ़नी है, हम लोगों ने वायरस की बीमारी पढ़नी। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, बैक्टीरिया वाली बीमारी। बैक्टीरिया पहले समझिएगा, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, और जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ट्रिक लिखी हमने सामने आपके। टिंकू प्लेन सीडी में टीवी लगाकर, टिंकू प्लेन टीवी में सीडी लगाकर कानी डायन की बैक फाइट देखता है। कानी डायन की बैक फाइट देखता है। चलिए देखते हैं। टिंकू में टी से है टिटनेस। टिटनेस को हिंदी में इंग्लिश में एक नाम और होता है लॉक जा। लॉक माने लॉक हो जाना, जॉ यानी जबड़ा, यानी इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है। कई बार बीएड के या यूपी के जो राज्य स्तरीय एग्जाम है, राज्य स्तरीय बताता हूं, बीएड हो गया, लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, इसमें कह देगा जबड़े को खोलने की बीमारी किससे होती है? तो जबड़े को खोलने की बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से। तो जबड़े को खोलने की बीमारी, इसमें क्या होता है, शरीर धनुष की तरह अकड़ जाता है, शरीर धनुष की तरह अकड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम एक धनुष टंकार भी है। तो टिटनेस, लॉकजा, धनुष टंकार। फिर क्या है, कु से कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग यानी इंग्लिश में लेप्रेसी है। लेप्रेसी कुष्ठ रोग हो जाता है। हाथ पैर के जो कोर होते हैं वो धीमे धीमे गलने लगते हैं, बड़ी भयावह कंडीशन होती है। फिर है प्लेन। प्लेन से आता है प्लेग। प्लेग बीमारी है और प्लेग बीमारी फैलती है चूहों से। चूहों में प्लेग के पिस्सू होते हैं, उनसे बीमारी फैलती है। फिर आ जाओ टीबी।
टीबी का फुल फॉर्म हो गया ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में इसको बोलते हैं क्षय रोग। क्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज भी की है और रॉबर्ट कोच ने कॉलरा की भी खोज की है। तो रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज भी की है और कॉलरा की भी की है। फिर आते हैं सीडी में सिफिलिस। सिफिलिस भी एक सेक्सुअल डिजीज है। सेक्सुअल डिजीज याद करिएगा, उधर हार्पीज एक सेक्सुअल डिजीज थी और यहां पर क्या है, सिफिलिस। ये बीमारी भी एक सेक्सुअल डिजीज है। डी से डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया सांस लेने से संबंधित एक बीमारी है। डिप्थीरिया में गले में गांठें बन जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। सीडी। फिर कानी में का से है कॉलरा। कॉलरा इसी को हिंदी में बोलते हैं हैजा और इसकी खोजकर्ता भी कौन है, रॉबर्ट कोच। नी से निमोनिया है। निमोनिया छोटे बच्चों को बुखार हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस तेज चलती है, वो निमोनिया है। डायन लिखा है मैंने। डायन का मतलब यहां पे डायरिया है। डायरिया है। की से काली खांसी। की से काली खांसी। काली खांसी इंग्लिश में बोलते हैं वोपिंग कफ। काली खांसी वोपिंग कफ। कहीं कहीं इसका नाम परट्यूटिस भी दिया जाता है। परट्यूसिस। बैक का मतलब बैक्टीरिया है और फाइट का मतलब यहां टाइफाइड है। टाइफाइड का मतलब एक तरह का मियादी बुखार है। टाइफाइड भी लीवर से संबंधित एक बीमारी है। लीवर से संबंधित बीमारी है। और स्टमक, लीवर और स्टमक, लीवर यानी यकृत, स्टमक यानी आमाशय, इनसे संबंधित बीमारी है। लीवर से संबंधित एक बीमारी आपने और कुछ देर पहले पढ़ी थी, याद होगा आपको, पीलिया मतलब जॉइंडिस, तो वो भी लीवर की थी और ये भी लीवर की बीमारी है। तो ट्रिक क्या बनी, टिंकू प्लेन टीवी में सीडी लगाकर कानी डायन की बैक फाइट देखता है। टिंकू में टिटनेस, टी को से कुछ, टिंकू प्लेन का मतलब प्लेग, चूहों से फैलने वाली बीमारी, टीवी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, रॉबर्ट कोच इसके खोज करता है। में सीडी लगाकर सिफिलिस सेक्सुअल डिजीज है। डी से डिप्थीरिया, ये बीमारी सांस लेने की है, लगाकर कानी डायन की बैकफाइट देखता है। का से कॉलरा है। नी से निमोनिया है। कानी डायन डायरिया है। डायन की बैक का मतलब यहाँ बैक्टीरिया है जिसकी खोज करता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉफ। बैक फाइट का मतलब टाइफाइड है और की छूट गया था काली खांसी परट्यूसिस। एक शब्द इसी में और आ जाता है, इसी में एक शब्द आता है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका किस किस बीमारी में लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, डीपीटी का टीका किन बीमारियों में लगाते हैं, तो तीन तीन बीमारियों के समूह देते हैं और लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता दें, यहां डी का मतलब डिप्थीरिया है, टी का मतलब टिटनेस है। अब ये लोगों को याद रहता है, बहुत आसान है, डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस, पी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो ऑप्शन आपको कैसे देगा, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। दूसरा ऑप्शन होगा डिप्थीरिया, पीलिया, टिटनेस। लेकिन ना पोलियो ना पीलिया, यहां पे पी से है परट्यूसिस। परट्यूसिस यानी काली खांसी। भैया याद रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, लोग कंफ्यूज जाते हैं, पी को सोचते हैं पीलिया होगा या पी को पोलियो समझ लेते हैं या पी को कोई और बीमारी, तो नहीं, याद रखिएगा पी का मतलब परट्यूसिस यानी काली खांसी। एक टीका और है बीसीजी का, ये लगाते हैं टीवी में। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, डीपीटी का टीका किन तीन बीमारियों के लिए है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, और बीसीजी का टीका किसके लिए है, टीबी के लिए। ठीक है भाई, तो ये हमारी वायरस की ट्रिक हो चुकी है, बैक्टीरिया की हो चुकी है, इसकी हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, चलिए अब बात करते हैं हम लोग बीमारियों की कवक से। कवक
इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई, कवक फंजाई। ठीक लिखा भी है, देखिए ट्रिक। कविता का गंजा दामाद फ्रूट खाता है, कविता का गंजा दामाद फ्रूट खाता है। आज एक ट्रिक में सास आई थी, एक में टिंकू आया था, जापानी सास भी आ चुकी हैं, है ना। अब सास है तो दामाद भी आएगा, तो किसका दामाद है? कविता का। कविता का गंजा दामाद फ्रूट खाता है। कविता का और वा से बनाया हमने कवक, यानी ये जो बीमारियां हैं कवक से संबंधित है। का और वा से क्या बना? कवक। गंजा से गंजापन, ये जो गंजापन होता है, बाल झड़ते हैं, ये कवक से होता है। कवक कौन सा होता है? हम लोग बालों में जो डैंड्रफ देखते हैं, डैंड्रफ रूसी जिसे बोलते हैं, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ये एक तरह का कवक होता है जिसकी वजह से व्यक्ति गंजा होता है। तो गंजापन। दामाद में दामा, दामा से भैया दमत, दमा, दमा यानी अस्थमा, दमा यानी अस्थमा, सांस फूलना। जो लोग रुई के कारखाने में काम करते हैं, धागे के कारखाने में काम करते हैं, उनके अंदर दमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर दाद से क्या है भैया? दाद। दाद, दाद को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग वॉर्म। आपने ऐड देखे होंगे, रिंग वॉर्म छोटा सा गोला बन जाता है, वहां पे हमेशा खुजली हुआ करती है, तो वो क्या भैया? दाद। एक है फ्रूट। फ्रूट का मतलब क्या है यहाँ पे? एथलीट फुट, ये भी एक तरह की बीमारी है। यहाँ पे जब दाद की बात कर रहे हैं तो एक और शब्द आता है खाज। तो दाद और खाज ये दोनों ही बीमारियां हैं। खाज का मतलब खुजली होना जबरदस्त, और दाद का मतलब एक रिंग बन जाएगी, उसके अंदर छोटा सा घाव होगा जिसको लगातार खुजलाना पड़ता है, तकलीफ होती है, तो वो वाला दाद है। ये दमा है, एथलीट फुट है और खाज है। कविता का गंजा दामाद फ्रूट खाता है, या कविता का मतलब कवक है, गंजा का मतलब गंजापन है, डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। दामाद में दमा से दामा से क्या है? दमा, और ये दा क्या है? दाद, और ये क्या है? खाज। और ये जो फ्रूट की बात कर रहे हैं ये एथलीट फुट है। दोस्तों आज का वीडियो लंबा हुआ है, इसे हम पार्ट में लेके आ रहे हैं, लेकिन ये पक्का है बीमारी से संबंधित जितनी चीजें बताई हैं, चाहे हमने एलर्जी के विषय में बताया हो, कैंसर के विषय में बताया हो, जेनेटिक में वर्णांता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, इनके विषय में बताया हो, या ए विष्णु चाचा, है ना, इन्हें नहीं बोला डांटो, और सास के, जापानी सास के गाल फुट एंड माउथ पे गिन के खरा छापो, चाहे टिंकू प्लेन टीवी में सीरियल लगाकर पापा काम पे सो गए, कविता का गंजा दामाद, ये जितनी चीजें हैं इन सबको अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, नोट करिए। जो चीज नोट करने वाली नोट करिए। हम हर वीडियो में कहते हैं कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं इनसे आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी, लेकिन आप केवल ये सोच लें केवल इसके दम पर ही कोई एग्जाम निकालें, फिर दिक्कत है। ठीक है ना। आप पढ़िए, बुक से पढ़िए, कोचिंग पढ़िए, जहां पढ़ना है अच्छे से पढ़िए। ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना वीडियो बनाने का, ये केवल आपकी हेल्प के लिए है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दे सकें। ठीक है, टोटल इस पे डिपेंड ना होइएगा, नोट्स बनाइए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई चीजों के साथ, नई बातों के साथ। लेकिन हाँ भाई, हमने अपना काम किया है, आप अपना काम करिएगा, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।